अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आखिर ये होते क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनमें एक्चुअल ट्रेडिंग होती कैसे है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम फ्यूचर और ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल में समझेंगे एंड मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम समझेंगे कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर को बाय या सेल कब किया जाता है, कॉल और पुट क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर और ऑप्शन में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। हम रियल ट्रेडिंग एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको सिर्फ ये ना पता चले कि एफएनओ क्या होता है, बल्कि ये भी समझ में आए कि मार्केट में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर फ्यूचर और ऑप्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले फ्यूचर को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक किसान है जिसने आलू की खेती की है और एक तरफ एक कंपनी है जिसको पोटैटो चिप्स बनाने के लिए एक महीने बाद में काफी सारे रॉ पोटैटो खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में आलू की प्राइस जो है वो 5 रुपीज पर केजी है, लेकिन एक महीने बाद में ये प्राइस क्या होगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है ना एक महीने बाद इसकी प्राइस 4 रुपए पर केजी हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो किसान को अपनी फसल जो है कम प्राइस पर बेचनी पड़ेगी। और अगर कंपनी के नजरिए से देखें तो डिमांड अगर बढ़ जाती है तो आलू की प्राइस हो सकता है 7 या 8 रुपए पर केजी हो जाए। तो चिप्स बनाने वाली कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम दोनों की है। किसान को डर है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए, वहीं कंपनी को डर है कि प्राइस बढ़ ना जाए। अब दोनों सोचते हैं कि प्राइस एक महीने बाद क्या होगी ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आज की ही एक प्राइस डिसाइड कर लें तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसको कम कर सकते हैं। मान लो दोनों पार्टीज 5 रुपए पर केजी की रेट पर एग्री कर लेते हैं, यानी डिसाइड हुआ कि एक महीने बाद आलू की डील 5 रुपए पर केजी के हिसाब से होगी। अब एक महीने बाद मार्केट में रेट चाहे 4 रुपए हो या फिर 7-8 रुपए हो जाए, उनका एग्रीड प्राइस जो है वो 5 रुपए ही रहेगा। इससे किसान को पता है कि उसकी फसल किस प्राइस पर सेल होने वाली है, और उस कंपनी को भी पहले से आइडिया है कि रॉ मटेरियल के लिए उसको कितना पैसा अरेंज करके रखना है। अब फ्यूचर को एक रियल स्टॉक के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रिलायंस के शेयर की प्राइस आज 1305 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रही है, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस का शेयर प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। अब आपके पास में दो सिंपल ऑप्शन है। पहला, आप रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हो, और दूसरा, आप रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं। मान लो आपको रिलायंस के 500 शेयर्स खरीदने हैं, और आज की डेट में इसके शेयर की प्राइस 1305 के आसपास ट्रेड कर रही है। एक शेयर का प्राइस 1305 है, तो 500 शेयर खरीदने के लिए आपको लगभग 6,52,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप रिलायंस का एक फ्यूचर खरीद लें, लेकिन फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्यूचर को आप अपनी मर्जी से एक शेयर या 10 शेयर ऐसी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते हो। ये लॉट में ट्रेड होता है। जैसे रिलायंस का एफएनओ लॉट साइज है वो आज की डेट में 500 शेयर्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का फ्यूचर खरीदने के लिए आपको 500 शेयर्स वाला पूरा लॉट लेना पड़ेगा, और ये लॉट साइज जो है वो हर स्टॉक के लिए सेम नहीं होती है। अलग अलग स्टॉक का लॉट साइज अलग अलग हो सकता है। अब वापस रिलायंस पे आते हैं। 500 शेयर इंटू 1305 जो आज की करंट प्राइस है, यानी टोटल पोजीशन वैल्यू लगभग 6,52,000 हो गई। लेकिन फ्यूचर में आपको पूरे 6,52,000 अपफ्रंट नहीं देने पड़ते। आज की डेट में रिलायंस के फ्यूचर का एक लॉट बाय करने के लिए आपको 1,16,000 के मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अराउंड 1,16,000 के मार्जिन से आप 6,52,000 की रिलायंस फ्यूचर पोजीशन ले रहे हैं। इसी वजह से फ्यूचर को जो है लेवरेज वाला प्रोडक्ट कहा जाता है। अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। मान लीजिए आपने रिलायंस के फ्यूचर का एक लॉट बाय किया। अगर रिलायंस की स्टॉक प्राइस 1305 से बढ़कर 1315 हो जाए, यानी 10 रुपए का जो है वो मोमेंटम आपके फेवर में आ जाए, इस केस में आपको 10 रुपीज इंटू रिलायंस के फ्यूचर का लॉट साइज है 500, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे होगा 5,000 रुपीज। लेकिन अगर रिलायंस की स्टॉक प्राइस 1305 से घटकर 10 रुपए गिर के 1295 हो जाती है, तो इस केस में आपका जो लॉस है वो भी इसी हिसाब से होगा। आपके लॉट साइज की क्वांटिटी है 500 शेयर्स, और अगर प्राइस 10 रुपए गिर जाती है तो इस केस में आपको 5,000 का लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे 10 रुपए का मोमेंटम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। रियल मार्केट में प्राइस इससे काफी ज्यादा भी मूव कर सकती है,
और इसी वजह से फ्यूचर में रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। आपने पोजीशन लेने के लिए अराउंड 1,16,000 का मार्जिन जरूर दिया है, लेकिन आपकी टोटल पोजीशन वैल्यू जो है लगभग 6,52,000 की है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1,16,000 ही होगा। मार्केट अगर स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट चला गया तो लॉस काफी बड़ा हो सकता है, और हो सकता है आपको एडिशनल फंड की भी जरूरत पड़ जाए। तो फ्यूचर को सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली हो तो उस केस में फ्यूचर बाय किया जाता है, और अगर स्टॉक की प्राइस गिरने वाली हो उस केस में फ्यूचर को शॉर्ट किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझते हैं। मान लो आपने किसी स्टॉक का एनालिसिस किया और आपको लगता है कि अगले एक महीने में इसकी प्राइस लगभग 10% गिर सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे इतना स्ट्रांगली लग रहा है कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो मैं इसे शॉर्ट करके प्रॉफिट क्यों ना लूं। इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप स्टॉक को इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल कैश मार्केट में आप इस शॉर्ट पोजीशन को अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको उसी ट्रेडिंग डे में उस पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपका व्यू इंट्राडे का नहीं है, आपको लगता है कि स्टॉक आज नहीं बल्कि अगले 10 दिन या फिर एक महीने तक नीचे गिरने वाला है। अब आप क्या करोगे? और यहीं पर फ्यूचर और ऑप्शन काम आते हैं। अगर वो स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में अवेलेबल है तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, उस स्टॉक का फ्यूचर सेल कर सकते हो, और दूसरी, उस स्टॉक का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये फैसिलिटी हर स्टॉक में अवेलेबल नहीं होती है। सिर्फ वही सेलेक्टेड स्टॉक होते हैं जो एफएनओ सेगमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी एनएसई पर करीब 200 से ज्यादा स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप उसका फ्यूचर सेल करके उस पोजीशन को एक दिन से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो। यानी अगर आपका व्यू है कि स्टॉक अगले कुछ दिन या एक महीने में गिरेगा तो आप फ्यूचर के थ्रू उस पूरे बेरिश मूव को ट्रेड कर सकते हो। यानी अगर आपका व्यू है कि स्टॉक की प्राइस अगले कुछ दिन तक बढ़ने वाली है, उस केस में आप उस स्टॉक के फ्यूचर को बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के बजाय आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, उस केस में आप उस स्टॉक के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। इसी तरह से आपको लगता है कि उस स्टॉक की प्राइस अगले कुछ दिनों तक बैरिश होने वाली है, उस केस में आप उस स्टॉक के फ्यूचर को सेल करोगे, और फ्यूचर के बजाय आपको ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो आप उस स्टॉक के पुट ऑप्शन को इस जगह पे बाय कर सकते हो। और अब समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन को मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको एक कार खरीदनी है और आपको जो मॉडल चाहिए उसकी आज की प्राइस 10 लाख रुपए है। अब आपको कहीं से पता चलता है कि शायद अगले 15 दिन में इस कार की प्राइस 50,000 बढ़ सकती है। अब आप शोरूम पहुंचते हैं और सेल्स मैनेजर से कहते हैं कि मुझे ये कार बुक करनी है। सेल्स मैनेजर कहता है कि सर, जो मॉडल आपको चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, ये कार आपको 15 दिन बाद में मिल जाएगी। अब आप सोचते हो कि प्रॉब्लम यह है कि अगर 15 दिन बाद में इसकी प्राइस 50,000 बढ़ गई तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप ये बात सेल्स मैनेजर को बोलते हो और सेल्स मैनेजर कहता है कि देखिए, प्राइस बढ़ेगी या नहीं इसका मुझे भी कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। आप आज मुझे 20,000 देकर कार को बुक करवा लो और मैं आपको 15 दिन बाद में ये कार आज की ही प्राइस यानी कि 10 लाख में देने का राइट दे रहा हूं। मतलब अगर 10 दिन बाद में कार की प्राइस बढ़कर 10.5 लाख भी हो गई तब भी आपको कार 10 लाख की प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर 15 दिन बाद में कार की प्राइस बढ़ने की बजाय गिर गई या कंपनी ने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया तो आपके लिए ये डील लेना कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो इस डील को छोड़ सकते हो। आपने जो 20,000 दिए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब मान लो 15 दिन बाद में एग्जैक्टली वही होता है जिसका आपको डाउट था। कार की मार्केट प्राइस 10 लाख से बढ़कर 10.5 लाख हो जाती है, लेकिन आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आपको ये कार 10 लाख में मिलेगी। तो मार्केट प्राइस 10,50,000 होने के बावजूद आपको वो कार 10 लाख में ही मिलेगी, यानी आपको सीधा 50,000 का फायदा हो गया। अब इसकी ऑपोजिट सिचुएशन से देखो, अगर 15 दिन बाद में कार की प्राइस 50,000 कम होकर 9,50,000 हो जाती है तो आपको 10 लाख में कार खरीदना कंपलसरी नहीं है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हो और किसी दूसरे शोरूम से वही कार 9,50,000 में खरीद सकते हो। हाँ, जो 20,000 बुकिंग के टाइम आपने दिए थे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो प्राइस बढ़ी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाया, प्राइस गिरी तो आपने वो डील छोड़ दी। यानी ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बायर के पास में चॉइस होती है, कंपल्सन नहीं होता। और जो 20,000 हमने बुकिंग के लिए दिए थे ऑप्शन में, उसी को प्रीमियम कहते हैं। अब इसी रिलायंस के एग्जांपल से ऑप्शन को समझते हैं। अब मान लो मुझे रिलायंस के प्राइस में ऊपर जाने का व्यू है, लेकिन मैं फ्यूचर बाय नहीं करना चाहता, तो मेरे पास में एक और विकल्प है कि मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय कर लूं। अब हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं कि रिलायंस के शेयर की प्राइस अराउंड 1305 पर ट्रेड कर रही है।
मैं 1310 की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूं। इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इस वक्त अराउंड 14 रुपए चल रहा है और रिलायंस का लॉट साइज 500 है, तो एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे प्रीमियम के हिसाब से पे करना पड़ेगा 14 इंटू 500, जो कि होता है 7000, यानी अराउंड 7000 का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा। इसके अलावा स्क्रीन पर अराउंड 1435 का एक प्रोविजनल मार्जिन भी दिख रहा है, तो टोटल रिक्वायरमेंट रफली 8400 के आसपास आ रही है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये 14 रुपए का प्रीमियम फिक्स नहीं है। मार्केट में रिलायंस की प्राइस कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इसलिए ऑप्शन का प्रीमियम भी ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर रिलायंस की प्राइस ऊपर जाती है तो जनरली कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ने लगता है, और अगर रिलायंस की प्राइस गिरती है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी गिर जाता है। मान लो रिलायंस की शेयर प्राइस 50 रुपए से गिर जाती है और हमने इसके फ्यूचर का एक लॉट खरीदा था। रिलायंस का फ्यूचर का लॉट साइज 500 शेयर्स का है। तो अगर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे इस केस में 50 इंटू 500 यानी कि करीब 25,000 रुपए का लॉस देखने को मिल सकता है। अब इसी सिचुएशन को ऑप्शन के हिसाब से देखो, हमने रिलायंस का कॉल ऑप्शन 14 रुपए के प्रीमियम पे बाय किया था और रिलायंस का लॉट साइज जो है वो 500 शेयर्स का है, तो इसके लिए हमने जो प्रीमियम पे किया था वो था 7,000 रुपए। अगर रिलायंस की प्राइस नीचे गिर जाती है और हमारा कॉल ऑप्शन एक्सपायर होते होते जीरो भी हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो 7,000 रुपए ही रहेगा। अब मान लो रिलायंस की प्राइस 50 रुपए के बजाय 100 रुपए या फिर 200 रुपए गिर जाती है, फ्यूचर में ये लॉस और बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन बायर के केस में ये मैक्सिमम लॉस 7,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में प्रीमियम के तौर पर 7,000 रुपए ही पे किए थे। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में प्राइस जितनी ज्यादा आपके अगेंस्ट जाएगी, लॉस बढ़ता रहेगा, और ऑप्शन के केस में मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम तक ही लिमिटेड होगा, और इसी डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि अगर रिलायंस की प्राइस हमारे फेवर में ऊपर चली जाती है तो फ्यूचर और कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कैसे होगा। सो मान लेते हैं रिलायंस की शेयर प्राइस 50 रुपए गिरने की बजाय 50 रुपए से बढ़ जाती है और फ्यूचर में हमारा लॉट साइज जो 500 रुपीज का है, तो इस केस में हमारा प्रॉफिट जो है वो 50 रुपीज इंटू 500 यानी कि 25,000 रुपए का होगा। सेम सिनेरियो में ऑप्शन के केस में कितना प्रॉफिट होता है ये समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो। ऑप्शन में स्टॉक जितना मूव करता है प्रीमियम उतना ही मूव करे, ये कभी जरूरी नहीं है। मान लो रिलायंस की प्राइस 50 रुपए बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 14 रुपए वाला कॉल ऑप्शन भी 50 रुपए बढ़कर 64 रुपीज का हो जाएगा। ऑप्शन का प्रीमियम अलग फैक्टर से मूव करता है। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस होती है, इसी की बेसिस पे ऑप्शन को जनरली एटीएम, आईटीएम और ओटीएम की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिर ऑप्शन के प्रीमियम में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू, और एक्सपायरी पास आने के साथ में टाइम वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इसके अलावा मार्केट की वॉलेटिलिटी और दूसरे फैक्टर्स भी प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए सिर्फ स्टॉक की प्राइस देखकर ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर्स और ऑप्शन क्या होते हैं और मार्केट में इनकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन ऑप्शंस को प्रॉपरली समझने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जैसे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में इन सबको हम रियल एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है। तो अगर आपको एफएनओ को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली समझना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।